आनुवांशिक पदार्थों में पाई जाने वाली समानता और सूक्ष्म अंतर के आधार पर किसी व्यक्ति या जीव की पहचान को स्थापित करना डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इस कार्य में डीएनए का आणविक चित्रण किया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए किसी व्यक्ति के शरीर से डीएनए की प्राप्ति की जाती है। किसी व्यक्ति के शरीर से डीएनए की प्राप्ति की जाती है जो रक्त कोशिकाओं से, त्वचा कोशिकाओं से, जड़ सहित बाल से, शुक्राणु से या शरीर की अन्य कोशिकाओं एवं ऊतकों से प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक का विकास 1984 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक एलेक जेफरीज 1984 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक एलेक जेफरीज ने किया था। भारत में 1988 में CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके कश्यप, हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह द्वारा इसका विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1989 में पहली बार डीएनए प्रोफाइलिंग को भारतीय न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया गया।
भारतीय न्यायालय से कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। भारत में न्यायालय के प्रयोग के लिए और आपराधिक खोजबीन के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग, सीएफ के लिए सीडीएफडी ब्रैकेट में पूरा नाम लिख लीजिए। सीडीएफडी यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ब्रैकेट बंद, हैदराबाद में किया जाता है। अगला हेडिंग डालिए डीएनए प्रोफाइलिंग के अनुप्रयोग। नंबर 1, अपराध अनुसंधान में। अब देखिए अपराध अनुसंधान में क्या क्या है, उसमें पहला पॉइंट लिखिए। अपराध अनुसंधान में एक पॉइंट लिखिए, संदिग्ध अपराधियों की पहचान में। संदिग्ध अपराधियों की पहचान में, शवों की पहचान में, मातृत्व एवं पितृत्व की पहचान में, मातृत्व एवं पितृत्व की पहचान में, अगला हेड डालिए स्वास्थ्य सेवा में। स्वास्थ्य सेवा में इसमें लिखिए किसी वंश या व्यक्ति में आनुवंशिकी रोगों की संभावना, किसी वंश या व्यक्ति में आनुवंशिकी रोगों की संभावना का पता लगाने के साथ वंशावली विश्लेषण भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण देखिए अपराध में तो करते हैं, स्वास्थ्य में क्या होगा, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिकी रोग है उसको भी समझने में, और जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे। जैसे कई सारे एनिमल हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, उनका अवैध व्यापार होता है। तो अगर आपको पता है इतने नंबर ऑफ एनिमल हमारे पास हैं, तो उनकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का डाटा रख लेंगे। अब उसको ले जाके कोई ट्रेडिंग करेगा तो वहाँ दोबारा जब उसकी फिंगर प्रिंटिंग करेंगे तो पहले से की हुई फिंगर प्रिंटिंग से मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो जैव विविधता के संरक्षण में भी इसका उपयोग होता है, लिख लीजिए। मवेशियों एवं जानवरों के नस्ल की पहचान तथा इस आधार पर
संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। आगे लिखिए, अवैध रूप से तस्करी किए गए जानवरों की, अवैध रूप से तस्करी किए गए जानवरों की पहचान की जा सकती है। जो संरक्षण और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सबूत की तरह कार्य करती है, सबूत की तरह कार्य करती है। अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2019, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2019। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 2016 से लगातार 2017, 18, 19 लगातार डीएनए प्रोफाइलिंग बिल संसद में गया, हर बार रिजेक्ट हो गया, है ना। तो उसमें कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, कल समझाया था। देखिए, 9 जनवरी 2019 को 9 जनवरी 2019 को डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लोकसभा में पारित हुआ। परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण कानून न बन सका। ये पहला पॉइंट, बहुमत न होने के कारण कानून न बन सका। अगला पॉइंट, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल इतना विवादास्पद हो चुका है कि सरकार ने इसमें कई बार संशोधन किया। इस बिल के पारित हो जाने पर कई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जैसे किसी आपदा में मरे हुए व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट, कई आपराधिक घटनाओं की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। कई आपराधिक घटनाओं की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अति आवश्यक है कि पहले डीएनए डाटा प्रोटेक्शन, डीएनए आंकड़ा संरक्षण, डीएनए आंकड़ा संरक्षण से संबंधित कानून बने। इसके बाद
डीएनए बैंक को स्थापित किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग बैंक के विरोध का आधार। डीएनए प्रोफाइलिंग बैंक के विरोध का आधार। नंबर 1, या निजता के अधिकार। निजता या व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट, व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन है। नेक्स्ट, डीएनए बैंक में संरक्षित डीएनए अगर गलत हाथों में जाएगा तो निर्दोष व्यक्ति फंस सकता है। डीएनए बैंक में रखे हुए डीएनए को अपराध स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से डीएनए प्रोफाइलिंग बिल का विरोध हुआ। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए और थोड़ा समझिए अगली टेक्नोलॉजी। और अगली टेक्नोलॉजी है आपकी स्टेम सेल। सुना है ना? जी सर। क्या होता है ये सर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। स्टेम सेल, या इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। स्टेम सेल से स्तंभ कोशिका। क्या होता पता है? नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और कोई आपके हमारे शरीर में पाई जाने वाली अविशेषाकृत कोशिका है, कोई स्पेशल कोशिका नहीं है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली अनस्पेशलाइज्ड सेल, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अविशेषाकृत कोशिकाएं जो कि किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती है, उसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और समझ लो जैसे दीवार टूट गई, मसाला लगाते हो नहीं लगाते हो? लगा दें। कट गया, फट गया, यहाँ चिथड़ा हो गया, उस सेल्स को यहाँ पे लगा देंगे तो वो सेल क्या करेगी, उसी ऊतक की तरह बदल जाएगी, उसी को स्टेम सेल्स कहते हैं। ये आपके शरीर की हर जगह होती है। तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं कायदे से। देखिए, स्टेम सेल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली स्टेम सेल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली अविशेषाकृत कोशिकाओं का समूह है। अविशेषाकृत कोशिकाओं का समूह है जिसका कार्य
विभाजन, कोशिका विभाजन के द्वारा, जिसका कार्य कोशिका विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देना है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देना है। यानी शरीर के किसी भी अंग का, जैसे किडनी डैमेज हो गई, लीवर डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयरिंग कर सकता है कौन? स्टेम सेल रिपेयरिंग कर सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये कितने प्रकार का होता है। नीचे हेडिंग डालिए टाइप ऑफ स्टेम सेल। अब इसको समझने से पहले एक चीज आपको और समझना पड़ेगा। जब आप उसको समझ लेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना आएगा। पहले हम बात करते हैं मानव में भ्रूणी विकास कैसे होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणी विकास कैसे होता है। बहुत सिंपल से बताते हैं, समझिए, तब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये इस पर ये ओवाइन, फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों का केंद्र जुड़ गया तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसमें भ्रूणी विकास शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है भ्रूणीय इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो भ्रूणी जो विकास होता है उसको कई अवस्थाओं में पढ़ा जाता है। उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे जो पहली अवस्था होती है इसको क्लीवेज कहते हैं, CLEAVAG। क्लीवेज को हिंदी में विदलन भी कहते हैं, विदलन भी कहते हैं। क्लीवेज कहते हैं या हिंदी में से विदलन भी कहते हैं। ये जो अवस्था होती है, जैसे ये 2 में टूटा, एक कोशिका 2 में, 2 से 4 से बन गई 8 कोशिका। ये क्लीवेज अवस्था होती है। इसके बाद जो आता है वो है मारुला। बत्तीस कोशिकाएं हो जाती है मारुला। बात समझ रहे हो? इसको मैंने 8 बनाया है, 8 लिख देने से आपको समझ में 8 से हो। अब मारुला के बाद आएगी अवस्था ब्लास्टुला। बास्टुलम हो जाएगा 64 से। अब देखिए ये जो अवस्था है स्टेम सेल के लिए बहुत जरूरी है। ब्लास्टुला अवस्था यहां से यहां तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लगते हैं। निषेचन के बाद यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 से 6 दिन लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा समझिए और अच्छे से। इसको दोबारा ले आएंगे, पहले समझ ये होता क्या है। ये यूट्रस होता है, इसे सर्विक्स कहते हैं। अच्छा मैं होता कहना कि जो सिलेबस बना के भेजा 3 में हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? अब बच्चे को बेसिक मालूम नहीं है, जब तक बेसिक नहीं बताएंगे मेन मुद्दे को कहाँ पकड़ पाएंगे?
ऐसा थोड़ी लग्गी से पानी पिलाया चल दिया। समझ में तो चीज आनी चाहिए ना। मेन मुद्दा तो ये है। अब ये सर्विक्स है, समझिए कि ब्लास्टुला अवस्था क्यों स्टेम सेल थेरेपी के लिए जरूरी है। स्टेम सेल के बाद अब होता क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी, इधर भी होती है ओवरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब, और इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक, यहां से ओवा बनता है, यहां आता है, यहां से ओवा बनेगा, ओवा ने अंडाणु बन करके यहां आएगा, इसमें यहां आएगा। हाँ, जब अंडाणु यहां पर आएगा और यहां से सीमेन अंदर गया, ये देखिए अंदर जा रहा है सीमेन, यहां आया, यहां स्पर्म ओवा क्या हुआ, जाइगोट में बदल गया। हाँ? अब भ्रूणी विकास शुरू हो गया। भ्रूणी विकास की जब ये अवस्था आएगी, कौन सी, जब ब्लास्टुला अवस्था आएगी, तब देखिए क्या होगा। जब ब्लास्टुला अवस्था आती, जानते हैं क्या होगा, ये जो दीवार है इसकी, ये मोटी हो जाती है। किसकी, गर्भाशय की दीवार, ये गर्भाशय है पूरा, इसकी दीवार मोटी हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और यहीं पर वो एम्ब्रियो जो ब्लास्टुला अवस्था में है, यहां आता है और एक नली से जुड़ जाता है। ये जो नली से जुड़ा है, ये ऐसे होती है, ये जोड़ते हैं 128 सेल वाला। इस नली को कहते हैं, ट्यूब को कहते हैं अम्लाइकल कॉर्ड। 100 यहीं पर आता है, तब जुड़ जाता है अम्लाइकल कॉर्ड, और इसके ऊपर एक झिल्ली इसको घेर लेती है, और इसके अंदर एक तरल भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। आज से बहुत पहले 1994 में 93 में सॉरी, भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट का नाम है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक्ट क्यों बनाना पड़ा, जब तकनीक खोज हुई, लोग क्या करते थे, गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच करते थे, तो सिरिंज से इस लिक्विड की थोड़ी सी मात्रा निकाल लेते थे। अगर ये भ्रूण नर है तो इसमें नर हार्मोन होगा जिसे एंड्रोजन कहते हैं। अगर ये भ्रूण मादा है तो इसमें क्या होता था, ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब इस तरल में इस हार्मोन की उपस्थिति में पता चल जाता है कि नर है कि मादा। मादा हुई तो किलिंग खूब हुई, एम्ब्रियो किलिंग, भ्रूण को मारा गया। इसलिए आप देखेंगे तो 1993 के और पहले जाएं, 1982, 84, 85, 88 में स्त्री और पुरुष का रेशियो खासकर ईस्टर्न यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, जानते हैं क्या हो गया था, 100:46 पहुंच गया। जब ये रेशियो पहुंचेगा तो समाज में प्रॉब्लम क्या आएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं, स्त्री को जबरदस्ती अगवा करना, गलत इरादे से नहीं, अगवा करके शादी करना। महिलाएं है ही नहीं, पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई, 100:46 का रेशियो पहुंच गया, तो लगभग 1:2 का रेशियो पहुंच गया, दुगने पुरुष हो गए थे। इसलिए भारत सरकार ने PNDT एक्ट लाया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। गर्भ यानी बच्चे के जन्म से पहले लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है। समझ रहे ना? अब आते हैं, ये बात समझ में आई। इसीलिए जो ब्लास्टुला अवस्था होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतनी बात समझे?
आगे बढ़े। हाँ, ये ब्लास्टुला अवस्था आ जाती है। ब्लास्टुला अवस्था के ठीक बाद गैस्ट्रुला अवस्था। 128 में कितना हुआ? 300। गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला अवस्था के बाद जो आएगी वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब शरीर के अंगों का निर्माण। बहुत सिंपल बता रहा हूं, आपने बुक में इस तरह नहीं देखा होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब अंगों का निर्माण होना शरीर। उसके बाद अवस्था आती है 3 प्राइमरी जर्म लेयर। यानी 3 लेयर बन जाती है शरीर में। इसके बाद जो अवस्था आएगी G&D, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। बात समझ में आई? ये मानव का गुण विकास है। अब ब्लास्टुला अवस्था वो अवस्था होती है जिस अवस्था में वो जो आकर यूट्राइन कैविटी, इसके देखिए यूट्राइन कैविटी कहते हैं इसको। ये यूट्राइन कैविटी, इसमें आके गर्भाशय की दीवार से क्या हुआ? चिपक गया। अब ये 9 मंथ तक पड़ा रहेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहेगा बच्चे। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़े। अब आते हैं स्टेम सेल। स्टेम देखिए, जो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं, करंट में भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जिस बायोटेक्नोलॉजी में है तो स्टेम सेल्स का है। कैसे? देखिए, स्टेम सेल्स को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दूसरा होता है एडल्ट स्टेम सेल्स। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, इनको आगे चलकर फिर 2 वर्गों में बांट देते हैं। टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स, इसे कहते हैं प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स। और अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें, ये 3 प्रकार का होता है। यूनी पोटेंट स्टेम सेल, ओलिगो पोटेंट स्टेम सेल। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा होता है मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। अब एक तो पहले समझिए, ये है क्या, समझिए। और किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, किसका उपयोग आज चिकित्सा विज्ञान में किया जा रहा है, पहले समझते। ये क्या है? ब्लास्टुला अवस्था के पहले, यानी ब्लास्टुला अवस्था तक की जो कोशिकाएं हैं, उससे कोशिका निकाल लें। ये देख रहे हैं, ये 128 सेल है,
ये 64 सेल है, इससे कोशिका निकाल रहे हैं। तो शरीर की किसी भी कोशिका को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी अगर कहें कि सबसे अच्छा स्टेम सेल कौन है, तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते। मोस्ट ऑफ द कंट्री में बैंड है। क्यों? जब आप इसको इसमें से निकालेंगे तो भ्रूण मर जाएगा। आपका एक्ट पीएनडीटी का उल्लंघन होगा कि नहीं, ये यूपीएससी पूछता है। पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी सब साथ लेके चलता है, खाली साइंस से काम नहीं बनता। अगर कहें सबसे अच्छा टोटीपोटेंट सेल, सबसे अच्छा स्टेम सेल कौन है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटीपोटेंट के टक्कर का कोई नहीं, क्योंकि इस सेल को निकाल के कोई भी कोशिका आप बना सकते हैं, कोई अंग बना सकते हैं, किसी भी अंग का क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि आपका क्लोन भी बनाया जा सकता, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के क्रम में ये भ्रूण मर जाता है। तो ज्यादातर देशों में क्या है, ये प्रतिबंधित है। समझ बात आई? अब देखिए आगे, यानी 5 से 6 दिन में मिलता है। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब टोटी समझ में आया। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, इसके बाद की अवस्था, ब्लास्टुला से के बाद की अवस्था, ब्लास्टुला के बाद की अवस्था को क्या कहेंगे, प्लूरीपोटेंट सेल। लेकिन उसमें भी कई समस्या है। लेकिन एक और चीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसका कोई यूज तो होता नहीं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड क्या है, वो भी स्टेम सेल है। वहां पर किसी भी आपके पॉलिटी में जो तमाम सेक्शन बने उसका उल्लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है, इसको हिंदी में अवल कहते हैं, उसका जो ब्लड है वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। या ब्लास्टुला के बाद की अवस्था की जो कोशिकाएं हैं, जो इम्ब्रियो उससे जो सेल निकाले, वो क्या हो गई, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। और सबसे बड़ी चीज, 12 हफ्ते, अगर कोई 12 हफ्ते के बाद का भ्रूण है, ठीक है, उससे आप ले सकते हैं। और कहां से ले सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अगर हम आज कहें कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के रूप में अगर इम्ब्रियोनिक में किसका उपयोग करते हैं, किसको, लेकिन इसकी तुलना में ये बेहतर नहीं। इससे हर प्रकार के बॉडी के ऑर्गन के सेल्स को बनाया जा सकता। इसमें क्या किया जा सकता है, सब कुछ नहीं बनाया जा सकता, बहुत कुछ बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। तो उपयोग किसका करते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। आजकल तो ये करते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो अम्बिलिकल कॉर्ड को नाइट्रोजन, एक गैस होती है, तो नाइट्रोजन को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन तरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, इतने तापमान पर संरक्षित कर सकते हैं 20 से 30 वर्ष के लिए। इसी को कहते हैं स्टेम सेल बैंकिंग, बायो बीमा, कॉर्ड बैंकिंग, स्टेम सेल बैंकिंग, यही होता है। किसको बैंक में रखेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी बताया अम्बिलिकल कॉर्ड का कुंडलिका, जिससे हम अपने मम्मा से जुड़े हुए थे। तो सबसे बेस्ट ये हो जाता है इम्ब्रियोनिक। सबसे अच्छा ये उपयोग नहीं करते हैं। ज्यादातर देशों में क्या है, प्रतिबंधित, क्योंकि इसमें भ्रूण की हत्या हो रही है। समझ रहे ना? अब इसकी बात करते हैं।
यूनिपोटेंट स्टेम सेल वो सेल होती है जिससे एक प्रकार की ही कोशिका, जैसे आपका ये मांस है, ये यूनिपोटेंट, अगर इसको निकालेंगे तो यही बना सकते हैं, मसिल्स ही बना सकते हो, कुछ तो यूनिपोटेंट हो गया। ओलिगोपोटेंट का मतलब 2 से 3 प्रकार की कोशिका बना सकते हैं, 2 से 3 प्रकार की हम बना सकते हैं, जैसे लिम्फॉइड। अब लिम्फॉइड क्या अभी समझाता हूं। देखिए आपका जो ब्लड होता है वो समझ लीजिए, वो भी क्योंकि अभी काम पड़ेगा आगे हमको, जो वैक्सीन पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ब्लड को समझते हैं, तो इसको समझने में और इसको समझने में आसानी हो जाए। मल्टीपोटेंट सेल में बोन मैरो का उपयोग करते हैं, मल्टीपोटेंट सेल में बोन मैरो का उपयोग करते हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा ब्लड समझना पड़ेगा, ब्लड में खासकर WBC को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। देखिए आपका जो ब्लड होता है, ब्लड 2 भागों से मिलकर के बना है। एक तो ब्लड प्लाज्मा है, जो ब्लड के 55% भाग को बनाता है, तरल भाग है, इससे बहुत मतलब है। दूसरा ब्लड सेल्स होता है, जो ब्लड के 45% भाग को बनाता है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की है, आपको इसके बारे में पता है। ये लाल रंग की होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, फेफड़े से ऑक्सीजन पकड़ता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। प्लेटलेट जो होता है, देखिए इन तीनों में केवल इसमें डीएनए होता है, ना इसमें होता है ना इसमें होता है। प्लेटलेट क्या होता है, जब चोट लगती है तो जो घाव होता है ये बाहर निकलता है प्लेटलेट, तो रुधिर का थक्का जमाने में ये मदद करता है। अब इसकी बात करते हैं WBC। WBC को शरीर का सोल्जर कहते हैं, सिपाही कहते हैं। इसके वर्किंग पैटर्न को समझ ले तो 2 चीज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, एक वैक्सीन, एक एंटीबायोटिक, और एक ये स्टेम सेल थेरेपी भी समझ में आ जाएगी। इसलिए जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो पहले ब्लड पढ़ाता हूँ, सेल नहीं पकड़ता हूँ। जो ब्लड लेके और न्यूट्रिशन लेके चलता हूँ तो हमको पढ़ाने में आसानी हो जाती है। अब कोई और टीचर पढ़ाता तो अपने हिसाब, नीट वाला तो अपने हिसाब से पढ़ा देगा, हम पढ़ाते तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कि जिसकी जरूरत है हमको, तो पहले उसको समझिए, इसको समझते हैं पहले, है ना। देखो बेटा, जो WBC होता है ब्लड में, इसकी संख्या अगर RBC और WBC का रेशियो देखें, लगभग ये होता है 700 RBC और 1 WBC, 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर RBC होती है। इसका मतलब समझे, जैसे 1 घन मिलीमीटर का एक घन ले लें, 1 मिलीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो, 1 मिलीमीटर, और उसमें ब्लड भर दें और उसमें RBC गिना है तो 50 लाख, तो 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर हो। WBC कितना होता है, 6000 से 10000। यानी अगर 1 घन, समझ रहे हैं कि नहीं, 1 घन मिलीमीटर का घन ले लें, 1 घन ले लें 1 मिलीमीटर का, और उसमें ब्लड भर दें तो 6000 से 10000 WBC मिलेगा। तो आपके रक्त में इतना रेशियो होता है लगभग। अब देखिए, जो आपके रक्त में RBC और प्लेटलेट एक ही प्रकार का होता है, लेकिन WBC कई प्रकार का। आइए इसको समझते हैं। WBC जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इस्नोफिल्स, 2 से 4% ब्लड में होती कुल WBC की संख्या। बेसोफिल्स 0.5 से 2% कुल WBC की संख्या। न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% कुल WBC की संख्या। फिर आते हैं
लिम्फोसाइट जो होता है लगभग 20 से 30% लगभग। फिर अंत में होता है मोनोसाइट्स। इसके बारे में थोड़ा जानिए, इसको डिटेल में जानना है आपको, अगर कहीं वैक्सीन समझना है। देखिए ये क्या करता है, एलर्जी जानते हैं? एलर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में 5 मेंबर है, एक तो आदमी आता है घर के अंदर, वो घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे आप देखते हो आपका मूड खराब है, ये साला आया क्यों? बस यही एलर्जी होती है। कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या, आप उसको देखते हो तो आपका मूड खराब हो जाता है। बस यही एलर्जी होती है। पानी से भी एलर्जी हो सकती है, अंडे से भी हो सकती है, भोजन की किसी बात से हो सकती है। वो आपको नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन ये आपकी बॉडी की टेंडेंसी हो गई है, उसको जैसे देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। तो एलर्जी में क्या होता है कि जब इसकी संख्या बढ़ जाती है ब्लड में 10%, 12%, तब धीरे धीरे इस्नोफीलिया का नाम सुने? इस्नोफीलिया हो सकता है, इतना जानिए। ये क्या करता है, एक हिपायरिन बनाता है। हिपायरिन आपके शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता, बाहर निकलता तो जम जाता। जी सर। शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? क्योंकि ये हिपायरिन के कारण। हिपायरिन एक पॉलीसैकेराइड है, इसी के कारण शरीर के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता, जैसे निकलता है जम जाता है। ये बनाता कौन है? ये बनाता है। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा संख्या, ये सूक्ष्म जीवी को मारने का काम करता है और बहुत सरल तरीके से मारता है। लेकिन आपके शरीर का ब्लैक कैट कमांडो ये आधुनिक, एकदम आधुनिक सिपाही है। अब इसको समझना है, आइए इसको बात करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक चीज और मैं बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखिए आपका जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है। बोन मैरो 2 प्रकार का होता है, एक रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो ये एक्टिव है, यानी सक्रिय। ये क्या है? इनएक्टिव। अब ये जो रेड बोन मैरो होता है, इसी में जो रेड बोन मैरो, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती इरिथ्रोइड, एक होती है माइलॉइड और एक होती है मेगा कैरियोसाइट्स। ये क्या बनाती है? ये आरबीसी बनाती है, इसीलिए आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है। ये क्या बनाती है? ये डब्ल्यूबीसी बनाती है, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये क्या बनाती है? ये प्लेटलेट्स बनाती है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स। इतनी बात समझ में आई? यानी डब्ल्यूबीसी भी बनती है रेड बोन मैरो में, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यानी डब्ल्यूबीसी बनी, लिम्फोसाइट भी कहाँ बन रही है? अब ये जो माइलॉइड है, ये कई टाइप की हो गई ना। लिम्फाइड हो गई, तो जो लिम्फाइड से लोग क्या बना रही है? लिम्फोसाइट बना रही है। अब देखिए यहां पर समझिए, अभी जो बात कर रहे थे, अब इस पर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। ठीक, देखिए लिम्फोसाइट बनी कहां? बनी बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक, अब जो लिम्फोसाइट होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट
एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसका नाम रख देते हैं टी सेल्स और इसको शॉर्टकट में कह देते हैं टी सेल्स। अब ये होता क्या है, मेरी बात समझिए। लिम्फोसाइट दो प्रकार की है, टी सेल और बी सेल, दोनों पैदा कहाँ हो रही हैं? ये पैदा कौन किया इसको? बोन मैरो। तो इसका नाम टी क्यों, इसका बी क्यों? एक माँ है, उसके दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चों को लड़ने के लिए उसने खुद ट्रेनिंग दी और एक बच्चे को ट्रेनर के पास भेज दिया कि ट्रेन करो इसको, आगे का ज्ञान दो कि कोई दुश्मन होगा तो उसको कैसे मारेगा। तो होता क्या है कि जो बी सेल है, इसको लड़ने की ट्रेनिंग इसकी मदर से मिली, रेड बोन मैरो से मिला। और टी सेल क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। तो कुछ लिम्फोसाइट को भेज देती है कहाँ? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड सूक्ष्म जीवियों को मारने की स्पेशल ट्रेनिंग दे देती है, इसलिए इसको टी सेल कहते हैं। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब और आगे समझते हैं। देखिए, अब देखिए, जो टी सेल्स है या टी लिम्फोसाइट और बी सेल है, ये दोनों आपके शरीर के सबसे ताकतवर सोल्जर है। अब आपके शरीर में बैक्टीरिया जब इंटर करेगा, कोई भी अनवांटेड चीज जब शरीर में घुसती है तो उसे साइंस की भाषा में एंटीजन कहते हैं। अंतर यह है, आपने पिस्तौल बनाया, गोली बनाई, चाहे जिसको मारो, आदमी को मारो, जानवर को मारो, सब वही पिस्तौल से मारे जाएंगे। यहाँ मामला थोड़ा अलग। हर सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए अलग अलग प्रकार की गोली चाहिए। और गोली कैसी चाहिए? पहले सूक्ष्मजीवी अंदर इंटर करेगा, टी सेल पहले समझेगा इस साले को कैसे मारे, उसको समझेगा, तब गोली बनाएगा, तब मारेगा। और जो गोली बनाएगा उसे कहते हैं एंटीबॉडी। बात समझ में आ रहा? तो बी सेल क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, यानी विशेष गोली, विशेष सूक्ष्म जीवी को मारने की विशेष गोली बनाता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ? अब टी सेल एक टाइप का नहीं होता, कई टाइप का होता है। टी सेल देखिए कई प्रकार का, एक तो है टीएच सेल, एक है टीसी सेल्स, एक है टीएम सेल्स, एक है टीएच सेल्स। और सबके अपने अपने काम हैं, अभी समझाते हैं आप। एच का मतलब होता है हेल्पर, सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिन, एम का मतलब होता है मेमोरी, एस का मतलब होता है सप्रेसर। अब समझिए, बस्ती में आप यहां पर रहते हैं, आतंकवादी घुसा है तो पहले उनसे मुकाबला कौन करेगा? जो यहाँ का स्थानीय छोटा सा पुलिस बूथ होगा, वहां पे सोल्जर लड़ेगा, कुछ लड़ेगा, कुछ और जगह इन्फॉर्म करेगा कि नहीं भैया यहाँ मामला गड़बड़ा और आओ। तो सबसे पहले ये मुकाबला करता है सूक्ष्म जीवी से, इसलिए इसको हेल्पर सेल कहते हैं। एड्स में घुसे तो मामला कुछ अलग हो जाता है। एड्स का नाम सुना है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसी सेल को T4 सेल भी कहते हैं।
एड्स में क्या होता है ना, ये वायरस इसको इस तरह से बना देता है कि और कोई इन्फॉर्म ही नहीं कर पाता। एड्स का जो वायरस है, जैसे आप में कोई रोग होता है, जैसे डेंगू हुआ या हेपेटाइटिस हुई, जॉन्डिस हुआ, तो जॉन्डिस के वायरस का टारगेट आपका लीवर है। तो हर सूक्ष्म जीवी का शरीर के किस अंग में हमला करना है उसका टारगेट होता है। HIV यानी जो एड्स का वायरस है उसका टारगेट जानते हैं क्या? T4 सेल। और T4 सेल की संख्या 200 होती है पर 100 ml लगभग, उसी में घुस जाता है। अब T4 यानी TH ये काबिल नहीं है कि अन्य को इन्फॉर्म कर पावे, यानी इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब यहाँ कोई टेलीफोन से कम्युनिकेशन नहीं करते, यहाँ केमिकल कम्युनिकेशन होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन तो वेव के द्वारा हो रहा है, यह केमिकल कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, अगले को पता ही नहीं चल पाता। जब पता चलता है तो HIV की संख्या इतनी हो जाती है कंट्रोल करना। अब समझिए, तो पहले ये क्या करता है, इससे लड़ता है और कुछ इन्फॉर्म करता है इसको और इसको, TC को इसको इन्फॉर्म करे। TC क्या करेगा? साइटोटॉक्सिन। ये मान लीजिए बैक्टीरिया, इसके संपर्क में आया कौन? ये क्या करेगा? एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है प्रीफरीन, और इसमें छेद बना देगा, इसमें बैक्टीरियल सेल, और एंजाइम अंदर डाल देगा जिससे बैक्टीरिया क्या होगा? इसीलिए इसको साइटोटॉक्सिन कहते हैं। साइटो का मतलब होता है कोशिका, टॉक्सिन का मतलब कोशिका के अंदर डाला गया जहर एक प्रकार का। ये TC करेगा। ये क्या करेगा? B, ये जब इन्फॉर्म करेगा तो ये पहले इसको समझेगा, फिर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, गोली बनाकर उसको मारेगा। और जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा होगा, तो जैसे मोबाइल से आप फोटो नहीं खींचते, यहाँ दंगा हो रहा है, ये क्या करेगा? मेमोरी फीड करेगा। इस सूक्ष्म जीवी को मारा गया तो ये वाला एंटीबॉडी बना के मारा गया। तो जब मेमोरी रहेगी, दोबारा सूक्ष्म जीवी घुसेगा तो उस मेमोरी की सहायता से दोबारा एंटीबॉडी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए इसको TM सेल्स कहते हैं। समझ में बात आ रही है? और इसकी बात करें, अब जब सब एकदम मारे जा रहे हैं, सारे दुश्मन मारे जा चुके तो भी सब पगलाए हुए हैं, तो ये कहता है कूल डाउन, सप्रेसर माने कम डाउन, बस करो हो गया। ये कहानी है आपके इम्यून सिस्टम की, समझ रहे हैं? इसको समझ नहीं है तो भी वैक्सीन समझने में आसानी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अब आए वहीं पर, तो ये जो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल होता है, ये वही जैसे लिम्फॉइड सेल है, तो लिम्फॉइड सेल क्या बनाता है? T सेल और B सेल, तो उसके लिए ये होता है। और मल्टीपोटेंट सेल यानी बोन मैरो कितने प्रकार के सेल बना सकता है? WBC बना सकता है, RBC बना सकता है, प्लेटलेट्स बना सकता है। इसे मल्टीपोटेंट यानी बोन मैरो, यानी अगर चिकित्सा विज्ञान में देखें तो इन जनरली स्टेम सेल के रूप में या तो इसका उपयोग करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, अन्य का उतना उपयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, वो कैसी कोशिका होती है जो मल्टीप्लाई नहीं होती, वो मल्टीप्लाई नहीं होती। लिखो, तो टाइप्स ऑफ में लिखिए पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अब इसमें पहला आईडी डालिए टोटीपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल।
टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। यह स्तंभ कोशिका लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित हो सकती है। इसकी प्राप्ति प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था ब्रैकेट में लिखिए लगभग 5 से 6 दिन के भ्रूण से, लगभग 5 से 6 दिन के भ्रूण से ब्रैकेट बंद से की जा सकती है। लेकिन इसे प्राप्त करने के क्रम में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप दुनिया के अधिकांश देशों में इसके समान उपयोग और अनुसंधान प्रतिबंधित है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आईवीएफ से प्राप्त भ्रूण से टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जा सकती है। आगे टोटिपोटेंट स्टेम सेल का दुरुपयोग मानव क्लोनिंग में भी किया जा सकता है। इस कारण से भी प्रतिबंधित है। नेक्स्ट हेडना ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। समझ में बात आ रही है बेटा? मैं अपने भरसक प्रयास कर रहा हूं। अगर आप कभी नहीं पढ़े हो, देखिए विज्ञान में दिक्कत ये है कि कभी भी आप देखेंगे कि कोई बीए करके एमएससी नहीं कर सकता, बीएससी करके एमए किया जा सकता। विज्ञान सब लिंक्ड है एक दूसरे से, इसलिए एक जहां पे कोई पॉइंट आता है लिंक्ड होता, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। है बहुत मजेदार, समझ में आया तो बहुत मजेदार। समझ रहे हैं? जी सर। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में लिखिए, या स्टेम सेल टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से प्राप्त होता है। तथा इससे मानव शरीर के अधिकांश कोशिकाओं व ऊतकों का विकास किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति अधिकांश कोशिकाओं व ऊतकों, टिश्यू जानते हो नहीं? टिश्यू यानी ऊतकों का विकास किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है।
पहला, 5 दिन के बाद के भ्रूण से, 5 दिन के बाद के भ्रूण से, अर्थात ब्लास्टुला अवस्था के बाद के भ्रूण से, अर्थात ब्लास्टुला अवस्था के बाद के भ्रूण से। नंबर दो, 12 हफ्ते के अंदर हुए गर्भपात से, नंबर 3, गर्भनाल के रक्त से, गर्भनाल का मतलब अम्लाइकल कॉर्ड के रक्त से। नेक्स्ट पैरा से लिखिए, गर्भनाल रक्त से प्राप्त पीएससी, गर्भनाल रक्त से प्राप्त पीएससी का समझ गए ना, शॉर्ट में बोल रहा हूं, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल को शॉर्टकट में पीएससी कहेंगे ना। गर्भनाल रक्त से प्राप्त पीएससी चिकित्सकीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे जन्म के समय आसानी से प्राप्त कर तरल नाइट्रोजन ब्रैकेट में लिखिएगा -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट बंद करिए, के साथ संरक्षित किया जा सकता है, के साथ संरक्षित किया जा सकता है। और भंडारित किया जा सकता है। इस पद्धति को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस पद्धति को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस पद्धति को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसमें स्टेम सेल को लगभग 30 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से स्टेम सेल के परिरक्षण को स्टेम सेल बैंकिंग कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, CORD कॉर्ड ब्लड बैंकिंग या बायो बीमा आदि नामों से जाना जाता है, या बायो बीमा आदि नामों से जाना जाता है। इन परिरक्षित स्टेम सेल का प्रयोग सामान्यतः
उस व्यक्ति के लिए स्वयं या दूसरे व्यक्ति के लिए भी, उस व्यक्ति के लिए स्वयं या दूसरे व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है, परंतु उपयोग करने से पहले आवश्यक रक्त मिलान, उपयोग करने से पहले आवश्यक रक्त मिलान या अब रक्त मिलान और HLA टेस्ट करते हैं। H का बताया था, HLA टेस्ट करते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, ये जो बैंकिंग की जा रही है अभी वर्तमान में, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसका अम्लाइकल कॉर्ड का ब्लड बैंक में हमने प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। वो 4-5 भाई बहन हो गए, वो बच्चा पड़ा हुआ, आगे चल करके मान लीजिए उसकी किडनी डैमेज हो गई, किसी बीमारी के कारण उसका लीवर खराब हो गया, उस समय उसका रखा हुआ जो स्टेम सेल है उसका उपयोग करके उसके उस अंग को बनाया जा सकता है, वहां पे उसका उपयोग करें। लेकिन यदि वो व्यक्ति को कोई आनुवांशिकी रोग मिला तब उसका स्टेम सेल नहीं यूज करें, क्योंकि उसका स्टेम सेल रखा गया है तो उसके स्टेम सेल में भी तो उसका जीन होगा रोग का, वहां नहीं करेंगे। अब अगर हमको मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया कोई थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया रोग है, तब क्या करेंगे, उसके ब्लड को जो अन्य व्यक्ति का रखा हुआ स्टेम सेल उससे मिलान करके तब अन्य व्यक्ति के स्टेम सेल का उपयोग करते हैं। जनरली आपका स्टेम सेल आप में उपयोग आनुवांशिकी रोग के संदर्भ में नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब कोई फिजियोलॉजिकल डिजीज हो गई, किडनी डैमेज हो गई, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, हेपेटाइटिस से लीवर खराब हो गया, दारू पीने से लीवर में सिरोसिस हो गई, तब आपका स्टेम सेल यूज होगा। और जब आपका स्टेम सेल रखा हुआ स्वयं यूज होगा तब उसमें ब्लड मिलान या HLA टेस्ट की जरूरत नहीं। लेकिन जब दूसरे का यूज किया, जैसे हम हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके 4-5 भाई बहन है, उसका स्टेम सेल रख दिया गया, तो कोशिश ये की जाएगी कि उस बच्चे का उसके भाई बहन से मैच ज़्यादा करेगा, उसका यूज करते हैं। समझ गए स्टेम सेल की उपयोगिता? हाँ, भारत में बताता हूँ, भारत में कहाँ है, भारत में आ रहे हैं। अगला हेडिंग डालिए। अब इसमें आ जाइए नीचे, देखिए PSC के अनुप्रयोग, PSC का मतलब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का अनुप्रयोग। देखिए इसका प्राथमिक उपयोग, इसका प्राथमिक उपयोग रक्त संबंधी निदानों के रूप में किया जा रहा है। इससे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, आदि का सफल उपचार किया जा रहा है। इसके द्वारा मस्तिष्क संबंधित कई रोग जैसे अल्जाइमर,
मस्तिष्क संबंधित कई रोग जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन इत्यादि रोगों का इलाज किया जाता है। इसके द्वारा मस्तिष्क संबंधी रोग जैसे अल्जाइमर, जानते हैं क्या होता है? अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। आप पहले समझ लीजिए रोग क्या होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है ना, इसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त खत्म हो जाती है। अमेरिकन अल्जाइमर ऑर्गेनाइजेशन बना है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, उनको ये रोग था। ये रोग जब एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो आदमी अपना नाम भूल जाता है, अपने घर नहीं पहुंच पाता, अपने घर का रास्ता भूल जाता है, धीरे धीरे याददाश्त खत्म हो जाती है व्यक्ति। पुरानी चीज याद रहेगी, बहुत चीजें भूल जाएगी। ठीक है, अल्जाइमर इसको कहते हैं। पार्किंसन जो रोग होता है, देखा ना कुछ लोग बूढ़े होते हैं तो ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ये मस्तिष्क संबंधित रोग है। तो इन जैसे रोगों का इलाज भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से किया जाता है। अब एक चीज और बता दें, बहुत सारी चीजें एक चीज और बताते हैं। ये समझ गए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो स्टेम सेल में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मैंने बताया सबसे अच्छा है अम्बिलिकल कॉर्ड से प्राप्त कर ले। मान लीजिए हम हैं या ये हम हैं, मान लीजिए हमको कोई बीमारी हो गई है और बहुत मान लीजिए स्टेम सेल बैंकिंग हो चुकी है, हमारा स्टेम सेल नहीं रखा गया, हमको कोई बीमारी हो गई, हमारा किडनी डैमेज हुआ, लेकिन जब हम पैदा हुए थे तो हमारा स्टेम सेल नहीं रखा गया था। तो हम क्या करेंगे, हम जो है दूसरे स्टेम सेल से मैच कराने की डॉक्टर कोशिश करेगा, जैसे ब्लड अब नहीं मैच हो रहा है, तब क्या होगा? तब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तकनीक डेवलप करी। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उस तकनीक का नाम है आईपीएस, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये क्या होता है? एक साइंटिस्ट है जॉन गॉर्डन, साइंस और इकोनॉमी सबसे खतरनाक विषय है। हम तो कहते कोई टीचर ना को बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। इतिहास ने ना एक बार रट गया तो रट गया, पढ़ाते रहो। इसमें भयंकर करंट रहता है। अब जॉन गॉर्डन और सानिया यामानाका 2006-07 में तकनीक डेवलप की थी। इसके लिए उन्हें 2012 का नोबेल भी मिला था। अब हमने आपको बताया कि हमको एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम है, हमारी किडनी डैमेज हो गई, क्या करें, स्टेम सेल हमारा है नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे आपके बॉडी का सेल को निकाल लिया, इन्होंने रिसर्च करके 4 स्पेशल जीन खोजे थे। रिसर्च करके उन जीन का नाम रखा था 4 जीन खोजा, इसका नाम रखा यामानाका फैक्टर। क्या नाम रखा? यामानाका फैक्टर। अब हमारी ये सेल निकाल लिया जीन थेरेपी से, ये 4 यामानाका फैक्टर, जो 4 यामानाका फैक्टर हैं, फैक्टर इसमें डाल दिया। अब इस सेल में बैक गियर लग गया। बैक गियर का मतलब समझ रहे हो? हम पैदा कहाँ से हुए होते थे? जाइगोट के। अब ये कोशिका जाइगोट की तरह व्यवहार करने लगी, और जब जाइगोट की तरह व्यवहार करने लगे थे, इसमें भ्रूणी विकास शुरू होगा। भ्रूणी विकास की जो अवस्था है, इस सिस्टम से
इसको कहते हैं जीन रीप्रोग्रामिंग। 2012 का नोबेल मिला इसके लिए। इसका मिसयूज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमारी सेल निकाला, 4 जीन डाला, भूमि विभाग पूरा होने दीजिए, और जब पूरा होगा तो हमारे तरह क्लोन नहीं बन जाएगा। इसीलिए इन सब कृत के लिए भी एक ग्रुप बना है जो निगरानी करता है। स्टेम सेल थेरेपी करना है, कहाँ से लेना है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी निगरानी करता है। जब भी आप जीन थेरेपी करेंगे, स्टेम सेल थेरेपी करेंगे तो उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तमाम लिखा पढ़ योग्यता होगी। न मिसयूज भयंकर हो सकता है। पैसा ऐसी चीज़ है, या पैसा बहुत है, हमें हमारे तो क्लोन बना दो, तुम जितना मांगोगे उतना देंगे। अगला कहीं माल तो आ ही रहा है, बना दे, खर्चा क्या है। ये मिसयूज हो सकता है, इसलिए इस पर निगरानी रखता है ICMR। क्लोनिंग, ह्यूमन की क्लोनिंग पैड है, जानवर की क्लोनिंग आप कर सकते हो। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? लिख लीजिए अब इसको। IPS तकनीक जल्दी खत्म करिए, तो फिर हम सोच रहे हैं पहले वैक्सीन पढ़ा दें, क्योंकि और पढ़ाएंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। देखिए, वर्ष 2006-7 में, वर्ष 2006-7 में जापानी वैज्ञानिक सानिया यामानाका, तथा जॉन गॉर्डन, ब्रैकेट लिखिए यूके के, जॉन गॉर्डन ब्रैकेट लिखिए यूके के, ने IPS तकनीक को विकसित किया। इसे जीन रीप्रोग्रामिंग, इसे जीन रीप्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इस तकनीक में चार विशिष्ट जीन को खोजा, जिसे यामानाका फैक्टर कहते हैं। चार विशिष्ट जीन को खोजा जिसे यामानाका फैक्टर कहते हैं। और जब इस जीन को दैहिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो वह दैहिक कोशिका प्रत्यारोपित किया जाता है, तो वह कोशिका सामान्य जायगोट की भांति व्यवहार करती है और भ्रूणी विकास प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी विकास प्रारंभ हो जाता है और इससे हम अब स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगले हेडिंग डालिए एडल्ट स्टेम सेल्स। इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा है। एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स लिखिए। एडल्ट स्टेम सेल्स में पहला लिखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, लिख देता हूं।
मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स, इसमें लिखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में। इससे किसी विशेष वर्ग की विभिन्न कोशिकाओं का, इससे किसी विशेष वर्ग की विभिन्न कोशिकाओं का विकास किया जा सकता है, जैसे अस्थि मज्जा, जैसे अस्थि मज्जा या बोन मार्रो। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। इससे दो या तीन, इससे दो या तीन इससे दो या तीन प्रकार की कोशिकाओं का विकास किया जा सकता है, जैसे लिम्फोइड सेल, इससे टी सेल और बी सेल प्राप्त होता है, जैसे लिम्फोइड सेल जिससे टी सेल बी सेल प्राप्त होता है। तीसरा लिखिए यूनिपोटेंट स्टेम सेल, इससे एक प्रकार की कोशिका का विकास किया जा सकता है, एक प्रकार की कोशिका का विकास किया जा सकता है, जैसे मांसपेशियों की कोशिकाएं, जैसे मांसपेशियों की कोशिकाएं। अब थोड़ा सा भारत में आ जाते हैं, है ना। देखिए भारत में स्टेम सेल संबंधी अनुसंधान, भारत में स्टेम सेल संबंधी अनुसंधान देखिए स्टेम सेल चिकित्सा की लोकप्रियता को देखते हुए, स्टेम सेल चिकित्सा की लोकप्रियता को देखते हुए 2007 में न्यू स्टेम सेल पॉलिसी लाई गई, न्यू स्टेम सेल पॉलिसी लाई गई, जिसके साथ भारत में स्टेम सेल बैंकिंग की शुरुआत हुई। आगे लिखिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्टेम सेल्स के सार्वजनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री, नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप तैयार किया गया जो स्टेम सेल डोनर की सूचनाओं को संग्रहित करेगा, जो स्टेम सेल डोनर के सूचनाओं को संग्रहित करेगा और इसके आधार पर HLA मिलान
संग्रहित करेगा। इसके आधार पर HLA मिलान के बाद मरीजों को डोनर से स्टेम सेल उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी आप करंट में स्टेम सेल बैंकिंग का क्या बहुत सारी चीजें हैं, देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा इसी पे काम हो रहा है, ठीक है। अब हम पहले ऐसा करते हैं क्योंकि टाइम बहुत नहीं है, पहले हम करंट पे चीजों पे ज्यादा बात करते हैं तब आते हैं ना, तो पहले बात करते हैं। अभी करंट में अभी आपकी जो राष्ट्रपति जी हैं 2024 के शायद फरवरी मार्च में उन्होंने एक तकनीक को हरी झंडी दी है भारत में, तो पहले आइए उस पर बात करते हैं। उस तकनीक का नाम हेडिंग डाल लीजिए, कार टी सेल थेरेपी। अभी सब तकनीक समझ में आएगी। टी सेल समझ में आ गया ना, कार टी सेल थेरेपी। इसका पूरा नाम है कीमेरी एंटीजन रिसेप्टर, ये कार का फुल फॉर्म। अब इसको समझते ही है, कहते हैं ये जो तकनीक है, ये तकनीक को अगर आप देखें तो जो समय आ रहा है, ये जो है IIT मुंबई में 2022 में इस तकनीक का भारत ने विकास किया। ऐसा नहीं कि इसका विकास भारत ने किया, इसका विकास बहुत पहले से हो चुका था हर देशों में। इसका उपयोग ब्लड कैंसर के लिए किया जाता है। कल मैंने बताया था कैंसर के बारे में। तो कैंसर की जो अन्य तरीके हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है, मतलब एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली यानी टी सेल बी सेल को ट्रेंड कर देते हैं और वो स्वयं क्या करता है, कैंसर सेल को मार देता है। इसीलिए इसका नाम कार टी सेल थेरेपी रखा गया। इसमें करते क्या है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं, फिर आपको नोट डाउन भी करा देते हैं। असल में होता क्या है कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक वायरस को खोजा। एक वायरस है जिसका नाम है लेंटी वायरस। ये लेंटी वायरस है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। साइंटिस्ट ने इस वायरस में एक जीन को खोजा, ठीक है, ये जीन को खोजा और इस जीन का नाम दिया कार जीन, कह सकते हैं आप। कार, ये जीन किसमें खोजा? लेंटी वायरस में। लेंटी वायरस में इस जीन को खोजा, कुछ नहीं किया, इस जीन को निकाल के टी सेल बना दिया। अब इस जीन को निकाल करके कैसे निकालेंगे? CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग करके निकालेंगे और निकाल कर ये आपकी टी सेल है। मरीज जो है उसका टी सेल, उसमें जेनेटिक मटेरियल है, ये जीन को ले जाकर इसमें प्रत्यारोपित कर। अब इसमें ये जीन पहुंच गया, कार जीन। अब इस टी सेल को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का समझ रहे हो? इस टी सेल की संख्या बढ़ा दी। अब ये बहुत सारी टी सेल बन गई। अब इस टी सेल को क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियर टी सेल कहेंगे जी। टी सेल बन गई, ये जेनेटिक इंजीनियर टी सेल। इसमें उसी मरीज का टी सेल निकाला, जैसे हमको ब्लड कैंसर है तो हमारा ही ब्लड निकाल के टी सेल अलग किया, टी सेल में वो जीन डाला और डालने के बाद वो टी सेल की संख्या को बढ़ा लिया लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में। उसके बाद ये क्या किया? ये टी सेल जो है, जो जेनेटिक इंजीनियर टी सेल है,
ये जेनेटिक इंजीनियर हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, इंजेक्टेड इन पेशेंट, यानी मरीज में इसको इंजेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो कार जीन है अब ये क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ के ब्लड कैंसर में होता क्या पता है, क्या होता है ब्लड कैंसर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ WBC ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसकी संख्या, ब्लड कैंसर भी कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता, बहुत ज़्यादा आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं पर हमारी सीमा खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं MBBS नहीं हूँ, और उसमें भी MBBS के ऊपर ऑन्कोलॉजिस्ट अलग होता है, बहुत डीप में जाए। इसमें यह समझिए कि ये क्या करेगा, ब्लड में ही जो सेल्स होंगी, जो एक कह सकते हैं कि एक अनियमित रूप से वर्क कर रही हैं WBC, तुमको क्या करेगा, नष्ट करेगा। और भारत में चूंकि IIT मुंबई में विकास हुआ तो इसमें खर्च 38 लाख रुपए आता है। ये तकनीक पुरानी है, पुरानी तकनीक है ये। अगर आप विदेश में जाके कराते थे पहले तो करीब 1.5 करोड़ खर्चा होता है, भारत में 38 लाख में। अभी आपके जो राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू ने इसको हरी झंडी दी, आप देखेंगे नेट पे जाकर, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। कार टी सेल थेरेपी एक ऐसी तकनीक है, कार टी सेल थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर की सैनिक कोशिका सैनिक कोशिका टी सेल को प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में, टी सेल को प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में आनुवांशिक रूप से संशोधित करके जब इसे मरीज के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो यह कैंसर कोशिका को ढूंढकर या खोजकर नष्ट कर देती है। इसे एक प्रकार की कोशिका आधारित, तो ये कैंसर कोशिका को खोजकर नष्ट कर देती है। इसे एक प्रकार की कोशिका आधारित जीन संशोधन प्रणाली कहते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का विकास रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया गया है। भविष्य में अन्य कैंसर के इलाज में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भारत में इस तकनीक का विकास IIT मुंबई ने किया है। IIT मुंबई ने किया है।
हेडिंग डाल दीजिए कार टी सेल थेरेपी के लाभ। कार टी सेल थेरेपी के लाभ। नंबर 1 पॉइंट, कैंसर के इलाज की अन्य विधियां जैसे कैंसर के इलाज की अन्य विधियां जैसे रेडियो थेरेपी, कीमो थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जरी आदि में बाहरी पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे मरीज में पदार्थों का उपयोग करते हैं जिससे मरीज में कई साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इस तकनीक में शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली ही कैंसर कोशिका को नष्ट करती है। इस कारण से साइड इफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इस तकनीक के द्वारा 2 सप्ताह में इलाज पूरा हो जाता है। इस तकनीक के द्वारा 2 सप्ताह में इलाज पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में इस तकनीक से इलाज कराने से मात्र 38 लाख खर्च है, जबकि यूएसए में हो जाता है, जबकि यूएसए में खर्च 6 से 7 करोड़ है। जबकि यूएसए में खर्च 6 से 7 करोड़ है। 6 से 7 करोड़ है। अगला पॉइंट, सफलता की दर 100% है। सफलता की दर 100% है। ठीक है। दुष्प्रभाव लिख लीजिए। देखिए, कोई भी तकनीक विकसित होगी किसी भी रोग के लिए, कोई ना कोई दुष्प्रभाव जरूर होगा। इसमें लिख लीजिए, इस तकनीक से इलाज करने पर कुछ परा प्रोटीन उत्पन्न होते हैं, जो कि मरीज के वृक्क यानी किडनी, मरीज के वृक्क यानी किडनी को प्रभावित करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ हद तक शरीर की समान कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। शरीर की समान कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। अब अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा
चिकित्सा विज्ञान में क्या उपयोग है। तो आइए एंटीबायोटिक और वैक्सीन की चर्चा करें थोड़ी सी कि एंटीबायोटिक क्या है और वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं 5 मिनट, उसके बाद एंटीबायोटिक और वैक्सीन की बात करते हैं।